आजकल पूरी दुनिया का फोकस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कार्बन न्यूट्रलिटी पे इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सी बात है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इससे अफेक्ट हो गई है। अब एमिशन नॉर्म स्ट्रिक्ट हो गए हैं। कुछ कंट्रीज़ की तो टाइमलाइन है कि 2030 या 2035 तक इंटरनल कंबशन इंजन कार्स बैन हो जाएंगी, सिर्फ ईवीज मिलेंगी। दूसरे साइड देखें तो इंडिया का भी ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि कार इंडस्ट्री का क्या होने वाला है आने वाले समय में। इस ईवी वर्सेस आइस बैटल में मुझे ऐसा लगता है कि हम हाइड्रोजन पावर्ड कार्स को तो भूल ही गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले तो हम बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी वीकनेसेस को टच करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन पावर्ड कार्स या हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स कैसे काम करती हैं इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम ये देखेंगे कि अभी तक इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल तो इतनी पॉपुलर हो गई है लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स नहीं हुई है। ईवीज को लेके ना लोग बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। मैं इंटरनेट पे देखता हूँ कि एक तरफ तो लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरी तरफ लोग एकदम एंटी भी हैं। लोगों के जैसे मुझे भी चेंज पसंद नहीं है, तो मुझे भी ईवीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन एक बार आप एक्सपीरियंस कर लो तो आपको समझ में आता है इनकी कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। एक इंजन नहीं होता है इनमें, तो वाइब्रेशंस कम होते हैं और शांत भी होती हैं। दूसरी तरफ मैकेनिकली ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती हैं। इंटरनल कंबशन इंजन जैसे इनमें गियर्स नहीं होते हैं। फिर ईवीज के कुछ फीचर कंफर्ट्स होते हैं जैसे वन पेडल ड्राइविंग। इसके कारण ईवीज कंपैरेटिवली इजी टू ड्राइव भी होती हैं। इंस्टेंट टॉर्क और इंस्टेंट एक्सेलरेशन तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। कंपेरेबल प्राइस रेंज में ईवीज जो है वो पेट्रोल या डीजल कार से थोड़ी पावरफुली होती है। इनकी परचेज कॉस्ट तो ज्यादा होती है लेकिन रनिंग कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट कंपेरेटिवली कम होती है, जिसके कारण ईवी का एक स्ट्रॉन्ग केस बनता है। इसके फ्लिप साइड में ईवीज के अगेंस्ट उनके लंबे चार्जिंग टाइम्स हैं। जहां पेट्रोल या डीजल कार्स को आप 3 से 5 मिनट में फिल करके निकल सकते हैं, ईवीज को घंटों लग जाते हैं चार्ज होने में। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज पे चले गए तो पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। अगर चार्जर्स हुए भी तो या तो वो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं या वो रिलायबल ही नहीं होते हैं, वो हो सकता है चले ही ना। इसके अलावा अगर हम देखें टिपिकली मास मार्केट जो ईवीज अवेलेबल है उनकी रियल वर्ल्ड रेंज 300 से 350 किलोमीटर ही है। वो क्लेम तो 450-500 करते हैं, लेकिन अगर आपको दूर जाना है तो आप ईवी को अपनी एक प्राइमरी कार नहीं मान सकते। ये एक सिटी कार ही बेस्ट है। मेरे हिसाब से हाइड्रोजन पावर्ड कार्स का एक बहुत अच्छा यूज केस बनता है। ये इंटरनल कंबशन इंजन कार्स जैसे 3 से 4 मिनट में रिफ्यूल की जा सकती हैं। आप एक फ्यूल स्टेशन जाइए, हाइड्रोजन डलवाइए और लॉन्ग डिस्टेंसेस तक गाड़ी चलाइए। साथ ही में ईवीज के जैसे इनकी राइड बहुत स्मूथ और शांत होती है। हाइड्रोजन कार्स इंटरनल कंबशन इंजन फॉर्म में भी हैं, लेकिन ये अभी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेज में ही ज्यादा है। ये कंज्यूमर्स के लिए एज सच अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा टाइप जो है हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ये एक तरीके की इलेक्ट्रिक कार्स ही हैं और टोयोटा मिराई और होंडा क्लैरिटी जैसी कार्स हैं जो यूएस और यूरोप की कुछ कंट्रीज में अवेलेबल हैं। बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में ना जाते हुए एक फ्यूल सेल व्हीकल में होता है एक प्रेशराइज्ड हाइड्रोजन टैंक। इसमें आप फ्यूल स्टेशन से हाइड्रोजन डलवाते हैं और आप जब एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे तो ये हाइड्रोजन जो है वो एक फ्यूल सेल में फ्लो होगा। ये फ्यूल सेल रिवर्स इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करता है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाय प्रोडक्ट्स हीट और वाटर होते हैं। वाटर जो है वो एग्जॉस्ट पाइप से एक नॉर्मल कार की तरह निकल जाता है। फ्यूल सेल से निकलने वाली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैटरीज में स्टोर की जा सकती है, लेकिन इनकी ईवीज जितनी बड़ी कैपेसिटी नहीं होती है तो इनका वेट कंपैरेटिवली कम होता है। बहुत परफेक्ट लग रही है ना हाइड्रोजन कार्स, लेकिन ये है नहीं। इसका नंबर 1 रीजन ये है कि हाइड्रोजन नेचुरल गैस से एक्सट्रैक्ट होता है। अभी एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है तो इसे एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते हैं। मेरी एक वीडियो है इंडिया के नए एमिशन नॉर्म्स भारत स्टेज 7 के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ऊपर इस कार्ड पे क्लिक कीजिए। इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और जो सेकंड ड्रॉबैक है वो ये है कि जहां कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल 75 to 80% एफिशिएंट होती हैं, कोल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के बाद भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स 38 to 40% ही होती हैं। इनमें इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं, नेचुरल गैस से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना, उसको स्टोर करना, फिर फ्यूल सेल में वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इन सारे प्रोसेसेस के कारण बहुत सारे एनर्जी लॉसेस होते हैं और इसी के कारण इनकी रनिंग कॉस्ट कन्वेंशनल ईवी से कम नहीं होती है। अब प्रॉब्लम्स तो बता दिए, इनके कुछ सोल्यूशंस भी देख लेते हैं। नेचुरल गैस से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करने के अलावा पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से भी ये किया जा सकता है। इसमें अगर रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड का यूज किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो जाती हैं। इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए उतना हार्मफुल नहीं होता है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने से अच्छा लोकल लेवल पे हर फ्यूल स्टेशन में इलेक्ट्रोलाइजर्स का यूज होना चाहिए। इनके मॉड्यूलर डिजाइन और रिन्यूएबल एनर्जी के यूज के कारण हम फ्यूल सेल कार्स की एफिशिएंसी भी बढ़ा सकते हैं और इनकी रनिंग कॉस्ट भी कम कर सकते हैं।
ओवरऑल हर चीज़ को इकोनॉमिकली वायबल बनाने के लिए उसे स्केल करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम स्केल करें तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन कार्स का बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में। पर सबसे बड़ा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज तक ये मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आया। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना फोकस किया जा रहा है लेकिन हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं। कमेंट करके बताओ क्यों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी वीडियो जैसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते और बाय बाय।